इस वीडियो में हम विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव जो कि कक्षा 8 का चैप्टर है उसको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि बच्चे जो क्या करते हैं, गीले हाथों से किसी चीज़ को छू देते हैं तो हमको क्या लगता है, करंट लगता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसमें क्या प्रवाहित होता रहता है, विद्युत धारा। और यानी कि इसका मतलब ये है कि उस पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता रहता है। किससे, कोई भी मशीन से। यानी कि ऐसा पदार्थ जो कि विद्युत धारा को प्रवाहित करता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए अगर कोई लोहा का चीज़ है, ठीक है, मशीन है लोहा का, वो बिजली से चल रहा है, अगर आप उसको गीले हाथों से छुइएगा तो क्या होगा, विद्युत धारा उससे आपके शरीर में प्रवाहित होगा और आपको करंट लग जाएगा। यानी कि कोई लोहा क्या है, विद्युत का सुचालक है। यानी कि वो विद्युत धारा को प्रवाहित होने दिया तो क्या है, विद्युत धारा का सुचालक है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है मतलब इसके विपरीत, जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रभावित नहीं होने देते वे विद्युत के हीन चालक, जिसको कुचालक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चालक और सुचालक और कुचालक का मतलब समझ में आया। सुचालक क्या, जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने देगा, और कुचालक क्या, जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा। और आप एक चीज़ ये वाला देखते होइएगा, इसको क्या कहते हैं, टेस्टर, यानी कि संपरिक्षित्र टेस्टर। ये क्या करता है, विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है या नहीं, इसकी जांच करता है। ठीक है, वैसा पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन कर रहा है या नहीं, उसका जांच के लिए हम क्या करते हैं, इस टेस्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस टेस्टर से हम किस चीज़ का प्रयोग, मतलब किस चीज़ में देख लेते हैं विद्युत धारा जा रहा है कि ना। कोई धातु में मान लीजिए तांबा, एल्युमिनियम, ये सब विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। और देखिए, यानी कि यह क्या हो गया, विद्युत का सुचालक हो गया। और विद्युत का कुचालक क्या हो जाएगा, जो विद्युत का चालन नहीं करेगा, जैसे कि रबर और क्या, यहाँ पर देखिए प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब क्या है, विद्युत का चालन नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत का कुचालक हो जाता है। यानी कि यहाँ से आपको एक बात समझ में आया है कि लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, ये सब क्या है, ठोस पदार्थ है। तो यानी कि अभी तक हमको ये पता है, जो संपरिक्षित्र है उससे उन पदार्थों की जांच की जाती है जो ठोस अवस्था में है। लेकिन द्रव्य में क्या, अब द्रव्य में इसका जांच हम कैसे करेंगे, ये जो टेस्टर है इसके मदद से हम किस चीज़ का जांच करते हैं, ठोस का, ठोस वस्तु का। ठीक है, मान लीजिए टेस्टर लोहा का है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा कि ना, ठोस चीज़ है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा। देखिए जल गया बॉल। और मान लीजिए ये टेस्टर यहाँ पर ही प्लास्टिक है ना, तो यहाँ पर प्लास्टिक का डंटा लगाया, अगर इसमें से हम तार जोड़ेंगे तब विद्युत धारा प्रवाहित होगा, नहीं, हीन चालक है, नहीं प्रवाहित होगा, तो ये बॉल नहीं जलेगा। तो ये विद्युत धारा का कुचालक हो गया। ठीक है, और विद्युत धारा के जांच के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, टेस्टर का। ठीक है, उसके बाद अब आगे है क्या, द्रव्य विद्युत का चालन करते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हम तो ठोस में देख लिए कि मान लीजिए अगर लोहा ठोस है तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा। और यहाँ पे ये टेस्टर का ये वाला प्लास्टिक है, तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। यानी कि प्लास्टिक कुचालक है और लोहा सुचालक है। उसके बाद हम द्रव्य में देखने के लिए यहाँ पर एक प्रयोग दिया गया है, आप नीचे आइएगा तो द्रव्य में परीक्षण कर सकते हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि ज़्यादा देर तक जांच करते समय आप ज़्यादा देर तक मतलब इसको सिरों को सटा के रखिएगा तो बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होगा, इसलिए जल्दी करना है। ठीक है, शीघ्रता से समाप्त हो जाएगा बैटरी। अब इस क्रियाकलाप में हमको दिया हुआ है कि नींबू का रस लेना है या सिरका। ठीक है, उसको लेके और इस तरह से इस जार में हमको रखना है, और इसका दोनों सिरा कम से कम 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहिए। यानी कि इन दोनों के बीच का लेंथ कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और ना उससे कम, लगभग 1 सेंटीमीटर हमको लेना है। और तब क्या करना है, देखिए ये बैटरी है, बैटरी से होकर विद्युत धारा इधर आएगा, और अगर ये विद्युत का सुचालक होगा तो विद्युत धारा को ऐसे जाने देगा और बॉल जल जाएगा कि ना। तो नींबू का रस के कारण ये बॉल जलेगा कि ना, तो जलेगा। क्यों, क्योंकि नींबू का रस विद्युत धारा का सुचालक होता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं विद्युत किस द्रव्य में विद्युत धारा का चालन होता है। तो नींबू का रस या सिरका क्या होता है, विद्युत धारा का सुचालक होता है। यहाँ पर यही किया गया है, जब कहा गया है दोनों सिरों के बीच का द्रव्य अपने से विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है तो मतलब परिपथ पूरा हो जाएगा। अब परिपथ इसमें नींबू का रस में पूरा हो ही जाएगा, और हो जाएगा तो मतलब क्या, ये विद्युत धारा का सुचालक है और बॉल जल जाएगा। जब परिपथ ही विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो परिपथ पूरा हो गया, यानी कि बॉल जल गया। ठीक है, तो बॉल जल जाएगा। और अगर द्रव्य विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा तो परिपथ पूरा नहीं होगा और बॉल नहीं जलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई कुचालक द्रव्य है तो उसको क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित
होने पर वह जल जाता है। ठीक है, जल जाता है कि ना, किस लिए जलता है? आप बॉल को छूइएगा, आपको गर्म लगेगा, यानी कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बॉल जलता है। ऊष्मीय प्रभाव के उस ऊष्मा के कारण जो तंतु होता है मतलब उच्च ताप तक गर्म होता है, गर्म होकर जलता है। और अगर किसी तरह से विद्युत धारा एकदम दुर्बल हो, मतलब कम विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो क्या होगा? तंतु गर्म नहीं होगा और जिसके कारण बॉल नहीं जलेगा। लेकिन आपको बता दें कि अगर दुर्बल विद्युत धारा भी जा रहा है तो विद्युत धारा तो जा रहा है, अगर बॉल नहीं जल रहा है तो इसका मतलब ये है कि तंतु गर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन विद्युत धारा तो उसमें जा ही रहा है। यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है कि एकदम कम विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा हो और बॉल नहीं जल रहा है। यानी कि बॉल नहीं जल रहा है तो हमको लगेगा कि वो विद्युत का कुचालक है, लेकिन असल में वो बॉल इसीलिए नहीं जल रहा है क्योंकि वहाँ पर बहुत कम विद्युत धारा जा रहा है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि एकदम कम विद्युत धारा का पता लगाने के लिए, मान लीजिए किसी परिपथ से एकदम कम विद्युत धारा जा रहा है, यानी कि किसी परिपथ में विद्युत धारा का दुर्बल कब होती है, ये हमको कैसे पता चलेगा? ठीक है, यद्यपि कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है, परंतु यह संभव है कि वह धातु की भांति आसानी से विद्युत धारा का चालन न कर पाता हो। धातु तो आसानी से विद्युत धारा का चालन कर देता है, जिसके कारण बॉल जल्दी जल जाएगा। लेकिन मान लो कोई ऐसा पदार्थ है जो धातु विद्युत का चालन बहुत धीमे से कर रहा है, तो क्या होगा? परिपथ तो पूरा होगा लेकिन बॉल नहीं जलेगा। ऊष्मीय प्रभाव, बॉल को उतना ऊष्मा नहीं मिल पाएगा और बॉल नहीं जलेगा। यानी कि विद्युत धारा उस समय क्या होगा? दुर्बल होगा कि ना। और अब हम इस दुर्बल चीज़ों के लिए कौन सा समपरिचित्र बना सकते हैं जिससे दुर्बल विद्युत धारा को भी संसूचित यानी कि पता लगा सके। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ कहा गया है, एक ऐसा समपरिचित्र जो कि आपको याद होगा कि पिछले कक्षा में पढ़े थे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण भी एक मतलब क्या होता है, चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाता है। कब? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण। ठीक है, उससे भी यानी कि अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो मान लिया चुंबक, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, तो हमको पता चलेगा वहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। या फिर कोई चुंबकीय सुई रखेंगे तो वो हिलने लगेगा, तो हमको पता चलेगा कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा के दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में विक्षेप देखा जा सकता है। यानी कि दुर्बल विद्युत धारा को हम किस चीज़ से पता लगा सकते हैं? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से। ठीक है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके कोई समपरिचित्र बना सकते हैं जिससे हम कम विद्युत धारा भी मतलब पता कर सके। ठीक, देखिए, समपरिचित्र में विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड का उपयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एलईडी होता है ना, कम विद्युत धारा में भी जल जाता है। तो अगर कम विद्युत धारा भी प्रवाहित हो रहा होगा तो ये एलईडी जल जाएगा और हमको पता चलेगा कि इसमें दुर्बल विद्युत धारा है और इसमें दुर्बल विद्युत धारा है। तो ये एलईडी कैसे जोड़ा जाता है? तो देखिए, एलईडी में दो है, एगो दूगो है ना। तो इसमें क्या होता है, एगो थोड़ा बड़ा होता है, देखिए एगो थोड़ा बड़ा है, एगो थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो जोड़ते समय क्या हमको करना है, लंबे तार को धन टर्मिनल से, यानी कि जो लंबा वाला होगा उसको पॉजिटिव से जोड़ेंगे। किससे? पॉजिटिव से। ठीक है, लंबे तार को पॉजिटिव से और छोटे तार को नेगेटिव से, याद रहेगा। लंबे तार को पॉजिटिव से और छोटे तार को नेगेटिव से। ठीक है, तो ये क्या है? एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? अगर कम विद्युत धारा भी प्रवाहित हो रहा हो तो हम इससे पता लगा सकते हैं। ठीक, देखिए, और पढ़े ना चुंबकीय प्रभाव, तो यहाँ पर बताया गया है चुंबकीय प्रभाव का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। एगो इसे माचिस के डिब्बा ले लेते हैं, बीच में चुंबकीय सुई रख देते हैं और तार को इसे ले जाके इसे इसमें लपेट के, और देखिए इधर बैटरी है, एक बैटरी, दो बैटरी सही से जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो क्या होगा, मान लीजिए अगर मतलब बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो मान लीजिए अगर इसमें नींबू का पानी अगर रहेगा, नींबू का पानी, तो क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा, और विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो चुंबकीय सुई क्या होगा, विक्षेपित हो जाएगा। तो हमको पता चलेगा विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत धारा किस में प्रवाहित होगा, नींबू के पानी में। और यही प्रयोग हमको बार बार किस चीज़ में करना है, देखिए वनस्पति तेल, दूध, शहद, घी, इस सब में प्रयोग हमको करना है और पता करना है कौन सा विद्युत का सुचालक है और कौन सा विद्युत का कुचालक है। आगे देखते हैं, यही चीज़ प्रयोग करना है। अगर चुंबकीय सुई विक्षेपित हुई तो मतलब ये विद्युत का सुचालक है। ठीक है, नहीं विक्षेपित हुई, जैसे कि टोंटी के अति में भी विक्षेपित हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें नहीं विक्षेपित होगा वो विद्युत का कुचालक हो जाएगा।
और इससे हमको पता चलेगा कौन सा द्रव्य विद्युत का सुचालक है। देखिए अब नीचे से यहाँ पर दिया गया है कि अधिकांश पदार्थ क्या विद्युत धारा का चालन कर देता है, ठीक है। इसी लेकिन कुछ थोड़ा कम विद्युत धारा का चालन करता है, थोड़ा अधिक। तो इसके लिए चालक पदार्थ को हम विद्युत रोधी के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा, यानी कि चालक पदार्थ और विद्युत रोधी के में वर्गीकृत करने की अपेक्षा हम किस चीज़ में वर्गीकृत करते हैं? अच्छा चालक यानी कि सुचालक और हीन चालक यानी कि कुचालक, ठीक है। किसके चीज़ में वर्गीकृत कर देते हैं? सुचालक और कुचालक। तो टोटी का पानी क्या था? विद्युत का चालन कर रहा था, यानी कि सुचालक था, ठीक है। और जब हम स्वच्छ जल में, इसमें दिया हुआ है स्वच्छ जल में परीक्षण करने के लिए, तो जब हम स्वच्छ जल में परीक्षण करेंगे ना विद्युत धारा का, तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, यानी कि स्वच्छ जल विद्युत धारा का कुचालक होता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा अगर नमक मिला देंगे तो विद्युत धारा का चालन करने लगेगा। यानी कि स्वच्छ जल, अशुद्ध जल तो विद्युत धारा का चालन नहीं करता, लेकिन अगर उसमें कुछ भी मिला देते हैं थोड़ा सा अशुद्धि, तो विद्युत धारा का चालन करने लगता है। वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। नमक घोल देंगे तो क्या होगा? विद्युत का अच्छा चालक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हम नल, हैंडपम्प, कुआँ ये सबसे पीते हैं वो क्या शुद्ध होता है? शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि उसमें मिनरल, सॉल्ट, लवण ये सब घुले होते हैं, जिसके कारण वो विद्युत का चालन कर देता है और हमें करंट लग जाता है। इसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा चीज़ दिया हुआ है, वो समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि मान लीजिए हम कोनो संपरिचित या कोई भी चीज़ को सीधे हवा में रखें तो वो विद्युत का चालन करेगा? नहीं करेगा। यानी कि देखिए इसको, यही है, हाँ यही है, देखिए जैसे यही है, इसको हम निकाल कर सीधे इसे छोड़ दिए हवा में, तो ये विद्युत धारा का चालन करेगा? नहीं, क्योंकि इस पर क्या है? हवा है इसके चारों तरफ, और हवा विद्युत का चालन करेगा? नहीं। लेकिन आप सुनते होइएगा कि बिजली जब गिरता है तो उस समय क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है, मतलब वो जो बिजली विद्युत धारा ही ना होता है, तो बिजली कड़कता है और वो ज़मीन पर रहता है, तो किस माध्यम से? हवा के ना माध्यम से। यानी कि वो क्या है? वायु क्या है? हीन चालक है। चालक, कुचालक नहीं है, हीन चालक है। विद्युत धारा को प्रवाहित करता है लेकिन विशेष परिस्थिति में और बहुत कम मात्रा में प्रवाहित करता है, ठीक है। लेकिन जो बिजली गिरता है उस समय क्या? अधिक मात्रा में प्रवाहित कर देता है। यानी कि वायु क्या है? विद्युत धारा का हीन चालक है। यही चीज़ यहाँ पर है। देखिए विद्युत का सुचालक क्या होता है? खनिज लवण, अगर पानी में थोड़ा सा खनिज लवण विद्यमान हो तो विद्युत, वो जल क्या हो जाएगा? विद्युत का सुचालक। लेकिन एकदम अशुद्ध जल, अशुद्ध जल, एकदम प्योर जल, ठीक, क्या होगा? विद्युत का हीन चालक होगा। बहुत कम मात्रा में 9 के बराबर विद्युत धारा प्रवाहित करेगा। और यहाँ पर क्या बताया गया है? जल में थोड़ी सी मात्रा में खनिज लवण तो रहना चाहिए, क्योंकि पानी में आयरन रहता है, मिनरल्स रहता है, जो कि हमारे लिए लाभदायक है। लेकिन वही क्या करता है? आयरन मिनरल पानी को क्या करता है? विद्युत धारा का सुचालक बना देता है, जिसके कारण हम, अगर मान लो हमारा हाथ भीगा हुआ है तो हमको क्या लगेगा? करंट भी लग सकता है। तो हमें इसका ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है, अगर साधारण लवण घोल देते हैं अशुद्ध जल यानी कि शुद्ध जल में, तो क्या होता है? वो विद्युत धारा का चालक, अच्छा चालक बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारा प्रयोग करने के लिए हमको कहा है कि प्रयोग कर करके बताइए कौन सा विद्युत धारा का सुचालक है और कुचालक है। और यहाँ पर वही चीज़ प्रयोग करने के लिए दिया गया है कि पानी, एक अशुद्ध जल लीजिए और 3 गो ढक्कन लीजिए, एक में नींबू का रस डालिए थोड़ा सा पानी मिला के, ठीक है। दूसरे में क्या डालना है? अशुद्ध जल के साथ थोड़ा सा कास्टिक सोडा, ठीक है। और तीसरे में क्या डालना है? अशुद्ध जल के साथ थोड़ा सा चीनी। और हमको प्रयोग करना है इस तरह से, इसी में ऐसे प्रयोग, इसमें इसे जल है, जल में थोड़ा सा ये चीज़, तीनों चीज़ थोड़ा थोड़ा सा रख सकते हैं और रख के प्रयोग करेंगे कि किस स्थिति में बॉल जल रहा है, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पे बॉल है तो किस स्थिति में बॉल जल रहा है, तो बॉल अगर तेज़ी से जल जाएगा एकदम अच्छा से, यानी कि विद्युत का एकदम सुचालक है, ठीक है। और एकदम मतलब बॉल जल ही नहीं रहा है तो विद्युत का कुचालक है या फिर हीन चालक है, ठीक है। तो ये हमको प्रयोग करना है। अब अगला चीज़ हम देखते हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, ठीक है। अब देखिए विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में हमको एगो प्रयोग करने के लिए क्या कहा है? बैटरी होता है ना, बैटरी बड़का हाथी वाला, उसमें से ऐसा कार्बन के रॉड हमको निकाल लेना है। पहले रेडियो में जो बैटरी लगता था उसमें से कार्बन का बीच में ऐसा रॉड रहता है, उसको निकाल लेना है, ठीक है। निकाल के अच्छा से साफ करके देखिए कैसे डुबाया गया है। ये पानी में डुबाया गया है
और इस पानी में हम थोड़ा सा नमक मिला देंगे ताकि क्या हो जाएगा, पानी और अच्छा विद्युत का चालक हो जाएगा। इस पानी में हम क्या मिला दिए, नमक मिला दिए, अभी विद्युत का अच्छा चालक हो गया। अब यहाँ पर 2 बैटरी हम जोड़ दिए, ठीक है, और बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो देखिए जब प्रवाहित होता है ना, तो देखिए इधर से पॉजिटिव है तो ये धन टर्मिनल हो गया और ये ऋण टर्मिनल हो गया। तो धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल से क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बुलबुले छूटने लगते हैं। और कहाँ पर हो जाते हैं, तो देखिए विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं, और ऑक्सीजन के बुलबुला बैटरी के धन टर्मिनल पर और से जुड़े इलेक्ट्रोड पर, और हाइड्रोजन के बुलबुला दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। यानी कि धन टर्मिनल कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो इस पर क्या बनेगा, ऑक्सीजन का बुलबुला, यहाँ पर नीचे ऑक्सीजन का बुलबुला, इसे छोटा छोटा ऑक्सीजन का बुलबुला बन जाएगा। और इधर कौन सा बुलबुला बनेगा, हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का बुलबुला। तो ऑक्सीजन का बुलबुला धन टर्मिनल पे बनता है और हाइड्रोजन का बुलबुला ऋण टर्मिनल पे बनता है। तो ये प्रयोग द्वारा हमको पता चलेगा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, ठीक है। और ये बताया कौन था, तो विलियम निकल्सन, ठीक है। कब, 1735 से 1815 इसका जन्म है, 1800 ईस्वी के लगभग में बताया था। यानी कि क्या हुआ, किसी चालक से के विलयन से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया ही ना हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग टूटने लगा है। पानी किस चीज़ से मिलकर बना है, यही हाइड्रोजन H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूटने लगा है कि ना जल में, यानी कि जल में भी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ही क्या हुआ, विद्युत धारा का रासायनिक परिवर्तन हुआ है। और अगर यही प्रयोग हम दूसरे चीज़ों के साथ करें, मतलब दूसरे द्रव्य के साथ करें, सेम यही चीज़ करेंगे और यहाँ पे क्या द्रव्य बदल देंगे, तो मान लीजिए कलर भी चेंज हो सकता है। तो कलर अगर परिवर्तन हो जाए तो ये सारा चीज़ क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। अब अगला चीज़ हम देखते हैं। तो रासायनिक प्रभाव में हमको क्या पता चला है, अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे कार्बन के रॉड से, ठीक है, कार्बन का ये रॉड है, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन का बुलबुला धन टर्मिनल पे और हाइड्रोजन का बुलबुला ऋण टर्मिनल पे आके जमा होने लगता है, जिससे हमको पता चलता है कि इसमें भी विद्युत धारा, मतलब इसमें भी पदार्थ अलग हो रहा है, किसके कारण, विद्युत धारा के कारण। और ये कौन सा प्रभाव है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है, ठीक है। और ये बताया कौन था, विलियम निकल्सन बताया था। अब अगला चीज़ देखते हैं। अब अगला परीक्षण यहाँ पे ये है कि एक यहाँ पे बुझो ने एक परीक्षण किया, क्या किया, एक आलू को काटा है, ठीक है, एक आलू को इसे काट के और क्या किया है, सोचा कि इससे देखते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करके होता है कि ना। तो देखिए बैटरी ऐसे जोड़े हैं और बैटरी जोड़ने के बाद यहाँ पर यही चुंबकीय सुई लगा दिए लपेट के, और जब विद्युत मतलब इसको ऐसे जोड़े हैं तो क्या हुआ, विद्युत धारा तो प्रवाहित हुआ, चुंबकीय सुई तो विक्षेपित होगा, क्यों, क्योंकि आलू से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है, ठीक है। तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होगा, इसका मतलब आलू से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है। और उसके बाद देखिए क्या हुआ है, देखिए अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को मतलब बेल आइकन दबा दीजिएगा। आगे 10th तक का ऐसे ही वीडियो आते रहेगा, एनसीईआरटी के बुक का और प्लस में शॉर्ट नोट्स का, ठीक है। अभी तो ये डिटेल से पढ़ाएंगे और साथ में एक 5 मिनट 6 मिनट के वीडियो में इसका पूरा नोट्स भी करा देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यानी कि इसमें चुंबकीय सुई तो विक्षेपित होगा, इसका मतलब इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। और प्लस में क्या होता है, देखिए बूझो को ये प्रयोग करती है और इसको ऐसे ही छोड़ के चली जाती है। तो आधे घंटे के बाद आती है तो देखती है तो क्या होता है, तो देखिए ये जो हरा हरा धब्बा बन गया है धातु के कहाँ पे, तो देखिए ये बड़ा वाला सुई हमको क्या बताता है, इधर धन टर्मिनल है, यानी कि पॉजिटिव है, ठीक है, क्या है, पॉजिटिव है, इधर क्या है, पॉजिटिव है, तो यानी कि ये धन टर्मिनल है और ये ऋण टर्मिनल है। हमको कैसे पता चला ये धन टर्मिनल है, तो देखिए इधर बड़ा वाला बैटरी है कि ना, तो बड़ा वाला बैटरी मतलब इधर धन टर्मिनल है। यानी कि अगर हमको ये पता चलना होगा, करना होगा कोई बैटरी है, ठीक है, उसका धन और ऋण किधर है, तो इस प्रयोग द्वारा हम कर सकते हैं कि ना, जिधर हरा धब्बा होगा आलू में मतलब वो धन टर्मिनल है, तो इसकी मदद से हम पता कर सकते हैं। और ये कौन सा प्रभाव है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ठीक है। तो इसी के मदद से विद्युत धारा के रासायनिक प्रयोग की मदद से विद्युत लेपन किया जाता है, ठीक है। विद्युत लेपन में क्या होता है, जैसे कि आप देखते होइएगा जो इस साइकिल का हैंडल होता है, हैंडल, साइकिल का हैंडल क्या है, एकदम चमकता रहता है कि ना,
कभी कभी मान लीजिए वही चमकदार सतह ऊपर से हट जाता है तो क्या जंग लगने लगता है। या फिर आप देखिएगा कि कोई महिला आभूषण पहनी रहती है, वो चमकता रहता है कि ना, लगता है कि सोना है, लेकिन असल में वो होता क्या है, सोना के परत चढ़ाया जाता है चांदी पर या किसी अन्य धातु पर, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत लेपन। एक धातु पर किसी दूसरे धातु की परत को चढ़ाना क्या कहा जाता है, विद्युत लेपन। इसी विद्युत लेपन के प्रयोग से क्या किया है, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, CuSO4 का विलयन लिया है, और धन टर्मिनल किधर है, ई पॉजिटिव टर्मिनल है, ई नेगेटिव टर्मिनल है, दो कॉपर के प्लेट लिया गया है, ठीक है। तो जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना, तो इस विलयन में से कॉपर निकल निकल के सारा कॉपर इस पर आने लगेगा, ठीक है। यानी कि ये तांबा का प्लेट और मोटा होने लगेगा। और देखिए, यानी कि इसमें भी कॉपर यानी कि तांबा तो विलयन में भी है, तो विलयन का पूरा कॉपर आने लगेगा इस प्लेट पे, ठीक है। कब, जब विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर कॉपर आने लगेगा। और प्लस में जब इसमें से कॉपर खत्म हुआ है इस विलयन में से, तो इस विलयन का कॉपर कहाँ से आएगा, तो नेगेटिव टर्मिनल का जो कॉपर होगा ना, ये धीरे धीरे गलने लगेगा, ठीक है, और ये विलयन में घुलने लगेगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत लेपन। यानी कि इस तांबा पर पूरा तांबा के परत चढ़ जाएगा, तो ये क्या हो गया, विद्युत लेपन। तो ये प्रयोग यहाँ पर कहा गया था। देखिए, विद्युत लेपन की क्रियाओं को करने के लिए पहली ने इलेक्ट्रोडों को आपस में बदल करके क्रियाकलाप को दोहराया, मतलब इसी को दोहराया है, तो दोहराएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ही आएगा कोई ना कोई धातु, ठीक है। वही चीज यहाँ पे दिया गया है, तांबे की पूर्ति कैसे होती है। तो तांबे की पूर्ति कैसे होती है, हम आपको अभी बताए हैं, तांबा कहाँ से खत्म होता है, यही जो माइनस वाला कॉपर सल्फेट जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है वही पतला होने लगता है, ठीक है। यानी कि इस विलयन में तांबा कहाँ से आएगा, ये जो तांबा का प्लेट है ये धीरे धीरे गलने लगता है, ठीक है। इस प्रकार विलयन से जो कॉपर कम हुआ है वो विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है, वही तांबा नेगेटिव टर्मिनल वाला गल गल के, ठीक है। और ये कौन सा प्रक्रिया है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, विद्युत लेपन। देखिए, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित वस्तु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं, ठीक है। तो अब इस विद्युत लेपन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है वो हम देख लेते हैं। तो उद्योगों में जो धातु उतु के वस्तु रहता है, ठीक है, उस पर किसी दूसरी धातु की पतली परत चढ़ा देते हैं, ठीक है, जिससे उसका व्यवहारिक उपयोग किया जाता है। कैसे, तो देखिए, मान लीजिए कार के कुछ भाग है, ठीक है, स्नान गृह की टूटी, जो या नल रहता है, नल चमकता रहता है कि ना, क्यों, क्योंकि उस पर एल्युमिनियम या किसी चीज का परत चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। हैंडल, साइकिल के हैंडल, वो भी चमकता रहता है, क्यों, क्योंकि उस पर आयरन पर क्रोमियम के परत चढ़ा देते हैं। तो देखिए, क्रोमियम के परत चढ़ा दिया जाता है, क्रोमियम के, आयरन लोहा पर क्रोमियम के परत चढ़ा दिया जाता है, किस लिए, जंग नहीं लगने के लिए। इसीलिए आपका जो नल का टूटी रहता है उस पर जंग लगता है जल्दी नहीं, क्योंकि उस पर क्या रहता है, क्रोमियम का परत चढ़ा रहता है, ठीक है। क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है, लेकिन क्रोमियम महंगा रहता है, हम क्रोमियम का वस्तु उपयोग नहीं कर सकते हैं, मतलब महंगा आता है। इसलिए क्या किया जाता है, आयरन पर क्रोमियम का परत चढ़ा दिया जाता है। तो जितना भी आप लोहा के चमकदार चीज देखते हैं उस असल में क्या रहता है, आयरन पर क्रोमियम के परत चढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, क्योंकि क्रोमियम आर्थिक दृष्टि से महंगा होगा, ठीक। मान लीजिए कोई आभूषण बनाना है, तो चूंकि चांदी और सोना क्या रहता है, महंगा रहता है, तो हम क्या करेंगे, लोहा लेंगे, लोहा तांबा लेंगे और उस पर क्या करेंगे, चांदी के या सोना के परत चढ़ा देंगे, तो उससे क्या होगा, हमको लगेगा सोना, ठीक है, सोना है, लेकिन असल में क्या है, वो सस्ता हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उस पर सिर्फ परत चढ़ा रहता है। और ये कौन से प्रोसेस दिया द्वारा किया जाता है, तो विद्युत लेपन। देखिए, ये साइकिल के ई वाला हैंडल होता है, यही ना चमकता रहता है, क्यों, क्योंकि उस पर क्या किया जाता है, क्रोमियम के परत चढ़ा दिया जाता है। इतना चमकदार चीज है, इस पर क्या चीज का चढ़ाया गया है, क्रोमियम का परत चढ़ा दिया जाता है। मान लीजिए कोई डिब्बा है, बहुत बड़ा डिब्बा है, ठीक है, उस पर हम किस चीज का, टीन का मतलब परत चढ़ा देंगे, टीन का। टीन क्या होता है, कम क्रियाशील होता है, और लोहा क्या होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है। तो हम लोहा का बर्तन बनाएंगे तो जल्दी जंग लग जाएगा, लेकिन उस पर टीन के परत चढ़ा देंगे तो जंग नहीं लगेगा, ठीक है। मान लीजिए कोई पुल उल है, तो उस पर क्या करेंगे हम, आयरन को जंग लगने से बचाने के लिए उसको उसमें क्या करेंगे, क्रोमियम का परत चढ़ा देंगे, ठीक है, या फिर जिंक के परत चढ़ा देंगे टीन के। इससे क्या होगा, उस पर जंग नहीं लगेगा। उसके बाद देखिए, जब हम विद्युत लेपन करते हैं तो कोई ना कोई विलयन में ही ना विद्युत लेपन करेंगे।
तो वो विलयन क्या हो जाता है, अवशिष्ट हो जाता है और वो पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। तो उसका निपटारा के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश किए गए हैं। मतलब देखिए, विद्युत लेपन के लिए हम जिस विलयन का प्रयोग करेंगे, जैसे कि देखिए ये विद्युत लेपन किए हैं तो इसमें विलयन का प्रयोग किया है ना, तो ये जो विलयन होता है ना, ये क्या होता है असल में पर्यावरण के लिए खतरा होता है। तो इसके निपटारा के लिए विशेष दिशा निर्देश दिया जाता है, जो इसको इतना शुद्ध करना है और तब इसको मतलब मतलब नदी में नाला में बहा देना है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। अब अगला वीडियो में हम इसका प्रश्न उत्तर करा देंगे और उससे अगला वीडियो में हम इसका शॉर्ट नोट्स 5 मिनट के क्लास में शॉर्ट नोट्स करा देंगे। ठीक है, तो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी वाला आइकन दबा लीजिएगा। 10th तक का वीडियो इस चैनल पे मिलेगा आपको। धन्यवाद।